जब आप टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम्स देते हैं तो इन परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय है अधिगम। मनोविज्ञान का भाग होता है। अधिगम के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम के अंतर्गत अधिगम के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहले हमने आपको अधिगम के मुख्य नियम के बारे में बताया है, आज की क्लास में हम आपको अधिगम के गौड़ नियम के बारे में बताएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अधिगम क्या है, अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, उन्होंने नहीं अध्ययन किया है, YouTube पर उपलब्ध है, नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम के बारे में बात किया था, थॉर्नडाइक, और उन्होंने इन नियमों को दो भागों में बांटा था, मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, और गौड़ नियम, जिसको आप सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। तो आज की क्लास में गौड़ नियम पर हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो यही समझना है कि गौड़ नियम कितने हैं। तो थॉर्नडाइक ने 5 नियमों के बारे में बताया है। जैसे मुख्य नियम आपने अध्ययन किया है, 3 थे, वैसे ही गौड़ नियम 5 है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने कितने गौड़ नियमों की बात की है, चर्चा की है। तो आप कहेंगे 5। कितने मुख्य नियमों की बात की है? 3, जिनको विस्तार से हम बता चुके हैं। अब हम एक एक नियमों की बात करेंगे गौड़ नियमों में। जैसे पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। अब इसमें क्या बताया थॉर्नडाइक ने कि जब भी हम किसी समस्या का हल करते हैं, किन्हीं नई परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और इन बहुत सारे विकल्पों में सही विकल्प को जानना, सही रिजल्ट को जानना, सही बात को जानना ही अधिगम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी नई परिस्थिति पर जब काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। इनमें से एक राइट जो रिजल्ट है, सही जो परिणाम है, वही हमारा अधिगम होता है। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। और जब एक बार हमको सही परिणाम पता हो जाता है तो अभ्यास हम करते हैं और अधिगम कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं। यानी यह जो नियम है ये अभ्यास पर आधारित होता है। दूसरी बात, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई समस्या आती है क्लास में, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे अलग अलग रिस्पांस कर रहे हैं। हमने एक समस्या दी बच्चों को, ये समस्या है, एक नई प्रॉब्लम है, नई परिस्थिति है। किसी बच्चे ने इसके बारे में बताया, किसी ने 2 के बारे में बताया, किसी ने 3 के बारे में बताया, किसी ने 4 के बारे में बताया, और अंततः शिक्षक ये बताता है कि नहीं बच्चों, इसका सही उत्तर होगा 2, और उसी राइट विकल्प को वह चुनता है, यानी वह अधिगम कर लेता है, उसी का बार बार वह अभ्यास करता है। तो पहला नियम हुआ बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा जो नियम है वो है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ माइंडसेट। नाम से ही स्पष्ट है, अधिगम के लिए आपका मनोवृत्ति जैसी होगी उसी प्रकार से आपका अधिगम होगा, उसी के अनुरूप आपका अधिगम होगा।
मुख्य नियम में भी आपने पहला नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। यानी यदि हम तत्पर होंगे, यदि हम रेडी होंगे तो अधिगम अच्छा होगा, अधिगम ठीक ठीक होगा। वैसे ही यहाँ भी जिस प्रकार का हमारा माइंडसेट रहेगा उसी प्रकार के, उसी के अनुरूप हमारा अधिगम होगा। और जिस प्रकार का हमारा माइंडसेट होगा वैसे ही विद्यार्थियों में लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं के स्तर होंगे। यानी अलग अलग छात्रों का अलग अलग आकांक्षाएं होंगी और वहीं से सभी छात्रों के व्यक्तित्व भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बाद में जाकर के आप व्यक्तित्व वाले चैप्टर से जोड़ेंगे, व्यक्तित्व सिद्धांत से इसको मिलाकर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दूसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ माइंडसेट। इसके बाद हम तीसरे नियम की बात करेंगे, वो है आंशिक क्रिया का नियम। सारे नियम आपको याद होने चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम, आप इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई समस्या है, उस समस्या को हम खंडों में विभक्त करके उसको अधिगम करते हैं। जैसे किसी बालक को किसी बड़ी चैप्टर पर काम कराना है, बड़े अध्याय पर काम कराना है, तो उसको हम टुकड़ों में बांटते हैं, खंडों में बांटते हैं और एक एक खंड के प्रति हम रिस्पांस करते हैं, हम अनुक्रिया करते हैं और अधिगम करते हैं। और इस तरह से पूरा वह अध्याय हम लर्न कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं। तो यहाँ हम आंशिक क्रिया के नियम में किसी बड़े अध्याय को खंडों में विभक्त करके अधिगम करते हैं। इस प्रकार की बात होती है। चौथा गौण नियम है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इसमें क्या, सामान्य जीवन में हम जब अधिगम करते हैं, अधिगम क्या है उसमें हमने विस्तार से बताया है कि हम अपने जीवन में अनुभवों को संचित करते रहते हैं। यानी हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है और प्रीवियस नॉलेज भी होता है, पूर्व ज्ञान भी होता है। और इसी अनुभव और पूर्व ज्ञान के माध्यम से हम नवीन परिस्थितियों का सामना करते हैं। नवीन परिस्थितियों से हम सामंजस्य बिठाते हैं और ये जो सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है, इसी को हमने अधिगम कहा है। अधिगम क्या है, इस टॉपिक में विस्तार से हमने बातचीत की है। तो लॉ ऑफ एसिमिलेशन में क्या है, इसका आधार है हमारा पूर्व ज्ञान और हमारा पूर्व अनुभव। यानी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारा और प्रीवियस नॉलेज है, वो इसका आधार होता है। इसके आधार पर हम नई परिस्थितियों का सामना करते हैं और कुछ नया अधिगम करते हैं। नई समस्या जब आती है तो जो पहले का अनुभव है, पहले का ज्ञान है हमारा, उसके माध्यम से उसको हल करते हैं और कुछ नया अधिगम करते हैं। इसके बाद पांचवा नियम है, पांचवा गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या है कि हमें पूर्व घटनाओं का अनुभव रहता है और जब पूर्व घटनाएं हमारे मस्तिष्क में है जिनसे हमने अधिगम किया है, जब उसी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में सामने आती हैं तो दोनों में साहचर्य संबंध हम स्थापित कर लेते हैं, दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं और कुछ नया अधिगम करते हैं। तो यहाँ पर इस नियम में, साहचर्य परिवर्तन नियम में, जो अधिगम का आधार है वो पूर्व घटनाएं हैं। पूर्व घटनाओं
घटनाएं जिनसे हमने अधिगम किया है उनके माध्यम से हम नवीन घटनाओं से तादात्म्य स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए। पहला नियम था बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम, और तीसरा जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम, और पांचवा जो नियम है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम।